तो आपको ये मुझे तो लगता नहीं कि इतना बताने की जरूरत है कि सर वेक्टर और स्केलर क्या चीजें होती है। वेक्टर एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसके पास क्या होता है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता मैग्नीट्यूड एंड है। ठीक डायरेक्शन है, बोथ। जैसे कि फोर्स हो गया, वेलोसिटी हो गया, एक्सेलरेशन हो गया। यस और सर। वेक्टर क्वांटिटीज को जो मैथमेटिक्स होती है वो एक अलग तरह की मैथमेटिक्स होती है। जैसे वेक्टर में अगर मैं बोलूं 2 और 2 क्या होता है, तो हमेशा 4 नहीं होता, ये 0 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, याद है ना। जैसे मैं बोल दूं कि एक फोर्स है, एक ब्लॉक पे 2 न्यूटन का फोर्स इधर से लगा और 2 न्यूटन का फोर्स इधर से लगा, तो बताओ कितना टोटल फोर्स हो गया, तो 0 हो गया। ठीक है, लेकिन अगर हम ये बोले कि अगर हम स्केलर की बात करेंगे तो स्केलर में 2 + 2 ऑलवेज 4 ही होगा, है ना, ऑलवेज 4 ही होगा। तो वेक्टर को जो डील करने वाली मैथमेटिक्स है वो एक अलग होती है। क्यों? क्योंकि वेक्टर्स के पास डायरेक्शन होता है, तो जब हम वेक्टर्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें उनके डायरेक्शन को भी कंसीडर करते रहना चाहिए। कुछ ऐसा ही है क्या, बताइए। यस ठीक है, तो वेक्टर एक ऐसी क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हो। तो सबसे पहले बेटा आपको मैं वेक्टर रेजोल्यूशन पढ़ाता हूँ। पहला टॉपिक क्या होगा, वेक्टर का रेजोल्यूशन। वेक्टर को रिजोल्व करने का मतलब ब्रेक करना, कंपोनेंट निकालना, रेजोल्यूशन। आपने साइन थीटा कॉस थीटा पढ़ा होगा सभी ने। यस सर। तो अगर मैं बोल दूं कि फॉर एग्जांपल मुझे पास एक वेक्टर इधर है, फॉर एग्जांपल कोई फोर्स है 10 न्यूटन का, 10 का, और आपसे बोले कि ये एक लाइन है या एक डायरेक्शन है और ये एंगल बना रहा है थीटा, थीटा मान लेते हैं कितना 60 डिग्री, और ये लाइन का नाम देता हूँ एक्स 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 एक्स, और ये लाइन का नाम देता हूँ मैं क्या, वाई वाई। अब अगर मैं पूछूं कि व्हाट इज द कंपोनेंट, इस वेक्टर का नाम मैं देता हूँ ए वेक्टर, कि इस वेक्टर ए का कितना कंपोनेंट होगा एक्स के अलावा और कितना कंपोनेंट होगा वाई के अलावा। ठीक है, हाँ हाँ बिल्कुल सही। तो आप क्या करते हैं, बेसिकली आपको याद होगा कि सर हम इसको एक राइट ट्रायंगल बनाते हैं और ये मेरा हाइपोटेन्यूज हो जाता है और ये हो जाता है बेस और ये हो जाता है परपेंडिकुलर, ये क्या हो गया थीटा। और आपको बताओ जो बेस होता है, द बेस इज ऑलवेज इक्वल टू व्हाट, एच कॉस थीटा। क्योंकि कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। यस तो बेस क्या होगा मेरे पास, एच कॉस थीटा। और इसी तरह परपेंडिकुलर क्या होता है, एच साइन थीटा। इट मींस अगर किसी वेक्टर को आपको रिजॉल्व करना है या किसी वेक्टर को आपको पता करना है तो आप क्या करते हैं बेटा, व्हाट यू डू, क्या करते हैं सर, दो कंपोनेंट्स में डिवाइड कर देते हैं। दो कंपोनेंट में डिवाइड करते हैं, एक होता है बेस के अलॉन्ग, एक होता है परपेंडिकुलर के अलॉन्ग, है ना। यस सर। अच्छा, क्या जरूरी है कि वेक्टर को 2 ही कंपोनेंट में तोड़ा जाए, एक से ज्यादा में नहीं तोड़ा जा सकता, दो से ज्यादा में तोड़ा जा सकता है, कैन बी रिजॉल्व। तो बेसिकली पहले ये देखते हैं, तो इसका मतलब अगर मुझे एक बात याद रखिएगा, किसी भी वेक्टर को अगर रिजॉल्व करना होता है तो उसका एक कंपोनेंट आ गया जो कि बेस के अलॉन्ग आता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, cos थीटा के साथ। अगर ये था तो ये क्या होगा, a cos थीटा। और दूसरा कंपोनेंट क्या होता है, परपेंडिकुलर, जो कि ऐसे होता है, जो कि आप बोलते हैं a sin थीटा। यस। तो हमने ये देखा था कि बेस के साथ जो कंपोनेंट आता है वो cos थीटा के साथ आता है और परपेंडिकुलर के साथ जो कंपोनेंट आता है वो sin थीटा के साथ आता है। आई होप इतना तो आप सबको पता होगा, ये बस एक रिवीजन क्लास है बेटा। वेक्टर को रिजॉल्व करना है बेस के अलोंग 2 डायरेक्शंस। आई होप दिस इज गेटिंग क्लियर टू यू। यस सर। यस सर। तो वेक्टर को हमने रिजॉल्व कर लिया, एक हो गया cos थीटा sin थीटा। ठीक है, अच्छा अब मैं आपको एक और चीज बताऊं। फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा कि मेरे पास अगर ये एक वेट है, किसी ऑब्जेक्ट का वेट है लेट लीजिए 100 न्यूटन, और मेरे पास ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, और ये लाइन जो बना रही है, ये लाइन जो बना रहा है कुछ भी हो सकता है, ये एंगल बना रही है। अगर मैं पूछूं व्हाट इज द कंपोनेंट ऑफ दिस वेट, या इसका मैं थीटा मान लेता हूं 60 डिग्री, what is the component of this weight which is acting downward along AB के along कितना होगा। तो आप क्या करेंगे बेटा, 2 कंपोनेंट बनाएंगे, एक बनाएंगे जिसके along निकालना होता है वो क्या बना देते, बेस। यस सर। जिसके along निकालना होता है वो क्या बन जाता है, बेस। और बेस के साथ क्या लेते हैं आप, कौन सा, cos थीटा। कॉस्ट। तो मुझे किसके along निकालना है, AB का along, तो ये वाला लाइन क्या बन जाएगा, बेस, और उसके परपेंडिकुलर एक लाइन खींचेंगे, परपेंडिकुलर बन जाएगा। तो आप जो है बहुत आराम से इसको लिख सकते हैं। देखिए बहुत डिफिकल्ट नहीं बेटा, बहुत आराम से यू कैन राइट। तो यहाँ पे कंपोनेंट आ गया, ठीक है, जो कि मेरा बन जाएगा 100 cos 60। यस सर। और एक कंपोनेंट इसके परपेंडिकुलर आएगा जो कि बन जाएगा 100 sin sin 60। 60। तो अलोंग AB अगर बात करूंगा, अलोंग AB जो है, अलोंग AB जो मेरी वैल्यू आएगी वेक्टर की वो कितना है कि 100 cos 60 आ गया, 100 cos 60। ठीक है, और cos 60 की वैल्यू 1/2, तो आप कितना लिख सकते हैं, 50 लिख सकते हैं। फाइन, ठीक है, चलिए। इसी तरह अगर हम ये बात बोले
कि आपने ये वेज वाला प्रॉब्लम बहुत बार देखा होगा ना, कई Yes, बार देखा होगा sir. इस तरह का वेज। अब इस वेज को जरा डील करते हैं। इस वेज में ये एंगल बेटा थीटा होता है जरा। तो अगर यहाँ पे कोई ब्लॉक अगर मैं रख दूं तो इस ब्लॉक का वेट किधर ऐड करता है, नीचे, जिसको हम Yes, एमजी से नाम देते yes, हैं, sir. एमजी। ठीक है। Yes, sir. अब आप देखिए यहां से आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचते हैं और ये हो गया एक लाइन अलोंग द प्लेन, और ये एक लाइन होगा क्या, परपेंडिकुलर प्लेन। ये सारी लाइनें समझ में आ रही क्या आपको? Yes, ये वाली लाइन जो yes, है sir. ये लाइन होगी एक अलोंग द प्लेन, एक परपेंडिकुलर प्लेन, और ये आ गया। तो अगर बेटा ये एंगल थीटा है, सो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा क्या? बताओ, ये लाइन और ये लाइन और ये दोनों लाइन क्या होंगे, थीटा बनाएंगे क्या? Yes, sir. क्योंकि पैरेलल लाइन है। ओके ठीक है। अगर ये थीटा है बेटा तो ये एंगल कितना होगा, 90 माइनस थीटा। Yes, कैसे? sir. क्योंकि ये लाइन और ये लाइन क्या परपेंडिकुलर है, और बीच में ये एंगल कितना बना लिया, थीटा। तो हमने Theta. देखा ये कितना हो Yes, गया, sir. 90 माइनस थीटा। 90 minus theta. तो ये कितना हो जाएगा? अब देखो तुम, ये लाइन और ये लाइन क्या है, परपेंडिकुलर, और बीच में ये कितना एंगल बना रहा है, 90 माइनस थीटा। तो अगर टोटल 90 है तो ये थीटा हो जाएगा क्या? Yes, sir. Yes, sir. तो आप ये याद रखिएगा, ये सारा फिगर आप याद रखिएगा। तो यहां से जब हम वेज वाला केस देखते हैं, मैं जल्दी जल्दी आपको रिवाइज कराता हूँ। ये कंसेप्चुअल क्लास है, इसका मतलब है कि वो चीजें छोटी छोटी चीजें जो आपको रिवाइज करानी है। तो जब हम वेज पे कोई ऑब्जेक्ट को रखते थे, तो मेरे पास आपने देखा होगा कि ये वेट होता है। तो आप एक लाइन ड्रॉ करते हैं बेटा परपेंडिकुलर टू द वेज, और एक लाइन ड्रॉ करते थे क्या, पैरेलल टू द वेज। और Yes, इस sir. एंगल को आप, अगर ये एंगल थीटा होता था तो इस एंगल को आप क्या नाम देते थे, थीटा। याद है क्या इस तरह का? Yes, sir. Yes, ठीक है, ये sir. एंगल भी क्या होता है, थीटा होता है। अच्छा, अगर मैं इसको नाम दे दूं एक्स एक्स और इसको नाम दे दूं वाई वाई, तो इस वेट का कितना कंपोनेंट एक्स के अलावा होगा, इस वेट का कितना कंपोनेंट एक्स के अलावा होगा, आप इसको समझिए। तो जिसके अलोंग निकालना होता है वो क्या बनता है, बेस, और बेस के साथ क्या Yes, होता है, sir. cos Cos थीटा। theta. तो मुझे इसके अलोंग निकालना है बेटा, तो इसके W अलोंग cos निकालना है, theta. तो ये क्या हो गया, ये बेस बन गया, ये क्या बन गया, Yes, डब्ल्यू। sir. Cos Cos theta. theta. डब्ल्यू का मतलब एमजी होता है ना। और दूसरा क्या हो गया, एक इधर आएगा परपेंडिकुलर, जिसका नाम क्या हो गया, डब्ल्यू W sin theta. W sin theta. साइन थीटा। तो इसी तरह जब आप इसको रिजॉल्व करके फाइनल फिगर बनाते हैं आप लोग, तो आप कहते हैं ना कि अगर आप कोई ऑब्जेक्ट इंक्लाइन प्लेन पे रखते हैं तो नीचे की तरफ क्या आता है, mg sin थीटा। w का मतलब क्या हुआ, w क्या, वेट, वेट का मतलब क्या हुआ, Mg. आप बोलते हैं सर नीचे की तरफ mg sin थीटा आता है, और इधर कितना आता है, mg। Cos Mg theta. cos theta. तो देखिए बहुत आराम से आपने देखा होगा सर, ये थोड़ी सी मैथमेटिक्स और थोड़ा सा वेक्टर रेजोल्यूशन लगता है आपको। आई होप अगर आपको आता होगा तो बहुत अच्छी बात, और अगर नहीं आता था तो आपने आज सीख लिया होगा कि कैसे mg sin थीटा और कैसे mg cos थीटा। Yes, sir. ठीक है, रिजॉल्व कर लिया क्या? जितना अच्छे से आप फोर्स को रिजॉल्व कर पाएंगे वेक्टर को, उतना अच्छा आपका फिजिक्स को पाएगा। हाँ जी, ये रेजोल्यूशन समझ में आया क्या सभी को? Yes, sir. ठीक है, ओके। अब जरा मैं एक और क्वेश्चन देता हूं। अगर हम ये बोल दें कि ये इंक्लाइंड प्लेन है और यहां पे एक फोर्स लगा रहा हूं मैं ऐसे, कितने का, फॉर एग्जांपल एफ फोर्स लगा, एफ, और ये एंगल है थीटा। तो आप मुझे बताइए फोर्स अलोंग एंड परपेंडिकुलर टू विच, विच मतलब ये लाइन, कितना फोर्स होगा अगर एफ फोर्स ऐसे, ये इसके कितना, इसके अलोंग होगा और कितना इसके परपेंडिकुलर होगा अगर फोर्स एफ है तो, सोच के बताइए। Sir, along f cos theta. अच्छा, अलोंग वाला एफ cos थीटा आ रहा है, सर और परपेंडिकुलर वाला f sin theta. ठीक है, एक मिनट देखता हूं मैं। हाँ जी, अलोंग वाला एफ cos थीटा। तो देखिए आपने क्या क्या होगा, यहाँ पे अगर थीटा तो बेटा ये भी थीटा हो जाएगा, पैरेलल है क्या दोनों लाइन, अल्टरनेट Yes. एंगल हो गए, ठीक है। Yes, अब sir. जिसके अलोंग निकालना है वो क्या बन गया, बेस, इसके अलोंग निकालना है तो ये क्या बन गया मेरा, बेस एफ cos थीटा।
और दूसरा क्या बनेगा इसके परपेंडिकुलर नीचे की तरफ, जो कि क्या कहलाएगा एफ साइन थीटा। sin theta. इसका मतलब क्या मैं इस फोर्स को ऐसे भी बना सकता था क्या? क्या मैं इस फोर्स को ऐसे ही बना सकता था, ऊपर की तरफ एफ कॉस थीटा F cos theta. और नीचे की तरफ एफ साइन थीटा? Yes. बोलो। Yes. यस सर। ठीक है, अब देखो सीधा एक क्वेश्चन पे है, सिर्फ वेक्टर रेजोल्यूशन पे, Yes, वेक्टर sir. रेजोल्यूशन पे एक लॉस ऑफ मोशन है, क्वेश्चन कर लिया जाए क्या? Yes. चलो तो अब देखो, अगर एक क्वेश्चन ऐसे दिया हुआ है कि आपके पास एक इंक्लाइंड प्लेन पर एक थीटा एंगल पर, थीटा मान लो 37 डिग्री है, एक यहाँ पे ब्लॉक रख दिया है, कितने का ब्लॉक का मास जो है वो 10 कितना बेटा 10। अब आपसे पूछा जा रहा है कि बताओ कितना फोर्स लगाऊं इस डायरेक्शन में कि ब्लॉक रेस्ट पे आ जाए, एक क्वेश्चन। और कह रहा है कि कितना फोर्स लगाएं कि ब्लॉक एक्सेलरेट हो जाए ऊपर की तरफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से अपवर्ड। आप मानो सरफेस स्मूथ है। चलिए, ये लॉस ऑफ मोशन का क्वेश्चन है, एग्जाम्स में पूछा गया क्वेश्चन। आप पहले इसको पहले एफबीडी जमाना जानते हैं ना, एफबीडी फ्री बॉडी डायग्राम। अब आप पहले एफबीडी बनाइए, यानी पहले फोर्सेस को रिजॉल्व करिए। इसका वेट किधर ऐड कर रहा होगा बेटा, नीचे की तरफ। W जो कि mg मतलब 100 न्यूटन मान लो क्या, क्योंकि Yes. g की वैल्यू अगर 10 मान लो तो 10 into 10 100 न्यूटन आ गया। अब आप वेट को और फोर्स को दोनों को रिजॉल्व करिए अलोंग द प्लेन और परपेंडिकुलर द प्लेन, क्योंकि इसका मोशन क्या होगा, इसका मोशन इसी डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में। तो आपको फोर्सेस को इस डायरेक्शन में रिजॉल्व करना होगा, इस डायरेक्शन में रिजॉल्व करिए जरा, दोनों फोर्सेस को रिजॉल्व करके देखिए। तो अगर मैं बेटा इन दोनों फोर्सेस को रिजॉल्व करूं, तो वेट का कंपोनेंट कितना होगा, परपेंडिकुलर नीचे की तरफ कितना है mg cos थीटा, यानी Yes. 100 cos Yes. 37, और वेट का एक कंपोनेंट नीचे आएगा कितना mg sin 37। Sine. ये वेक्टर की बात हो रही है। अच्छा, इस फोर्स को अगर आप रिजॉल्व करेंगे, तो ये थीटा है, तो ये भी क्या आएगा थीटा, ये क्या है एफ है, ये क्या है बेटा एफ है। तो अगर हम ये बोले कि एफ ये कितना है ऊपर वाला, ये हाउ मच विल बी दिस, ये कितना होगा, जिसके अलावा रिजॉल्व करना है बेस, बेस के साथ क्या आ गया, और ये कितना आ गया एफ F साइन sin थीटा। theta. इसका मतलब ऊपर की तरफ मेरे पास आ गया एफ कॉस F 37, cos theta. और नीचे की तरफ एक फोर्स आ गया क्या एफ साइन F sin एफ 37। 37. और आपको पता होगा सरफेस से नॉर्मल भी लगता है। सर नॉर्मल क्या करता है, किसी सरफेस पे आप कांटेक्ट होते हैं तो एक नॉर्मल फोर्स लगता है जो सरफेस को होल्ड किए रहता है ना। तो ऊपर की तरफ नॉर्मल लग गया, क्या इतने ही फोर्सेस लग रहे हैं कि कुछ और भी लग रहा है, स्मूथ है। अब बेटा अगर ये कह रहा है कि रेस्ट पे, इसका मतलब ये वाला फोर्स अगर ये रेस्ट पे, तो ये एफ कॉस 37 100 sin 37 को बैलेंस कर देगा क्या, Yes, sir. क्योंकि रेस्ट पे। तो ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स क्या होगा, एक दूसरे को बैलेंस करेंगे। जब बैलेंस करेंगे तो आप वैल्यू निकालिए। इसका मतलब अगर आप चाहते रेस्ट पे हो, इसका मतलब एक्सेलरेशन क्या हो बेटा 0। तो एफ कॉस 37 जो है बराबर हो जाए 100 sin 37। कोई बता सकता है कॉस 37 कितना होता है, कॉस 37 कितना होता है So 3 by भाई 3/5 होता है। 5. और sin 37 कितना हो गया, उल्टा बोल दिया मैंने। 5 by cos 3. 37 जो होता है 4/5 होता है। cos 37 4/5 और sin 37 3 by 3/5। तो 5 से 5 कैंसिल, 4 1 टाइम, ये होगा 25। तो 25 × 3 75 न्यूटन है। कितना एफ लगाना होगा बेटा 75 न्यूटन का फोर्स लगाएंगे तो वो बैलेंस हो जाएगा। अच्छा, अब अगर अगला क्वेश्चन पूछ ले जब ये रेस्ट पे, तो कितना नॉर्मल लग रहा होगा, नॉर्मल कितना लगेगा, normal is equal to F sin हाँ 37 हाँ, तो plus नॉर्मल जो होगा बेटा, ये नॉर्मल वो इसको बैलेंस कर रहा होगा। ये Yes. नॉर्मल जो ऊपर फोर्स लग रहा है वो नीचे वाले फोर्स को बैलेंस कर रहा है, ऊपर वाला फोर्स नीचे वाले को, इसको एफ कॉस थीटा बाय 100 sin 37 ने बैलेंस कर दिया, और नॉर्मल को इन्होंने बैलेंस कर दिया। तो क्या मैं नॉर्मल की वैल्यू ये लिख सकता हूँ 100 cos 37 प्लस एफ साइन 37। और एफ की वैल्यू कितने निकाली मैंने 75।
क्या आप इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं? और मुझे वैल्यू 100 cos 37 कितना हो गया 4/5 और sin 37 कितना हो गया 3/5। तो आई एम गेटिंग 5 पंजा 20 80 आ गया ये 80 और प्लस ये 25 25 से 75 125 मतलब 205 न्यूटन आ रहा है। कितना नॉर्मल आ गया बेटा? ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं 205। हाँ जी बताइए। सर ये 75 न्यूटन का 75 कैसे आया बेटा? यहाँ से सॉल्व किया ना मैंने ये वाला क्वेश्चन, ये सॉल्व सर किया वो मैंने। इसको सॉल्व किया 5 से 5 कैंसिल और 400। सर आपने यहाँ पे 75 को 5 से डिवाइड किया है तो 15 आया, 15 into 3 अच्छा सॉरी ठीक ठीक यहाँ पे तो ये 25 में 15 15 into 3 75 75 होगा यहाँ पे होगा 75। थैंक यू तो 80 प्लस 75 होगा। आपने हाँ जी बताइए क्या? रेस्ट वाले क्वेश्चन में भी आपने मल्टीप्लाई गलत किया है। कहाँ पे बेटा? मैंने कहाँ पे? यहाँ पे सर अगर हाँ यहाँ पे देखो 5 से 5 कैंसिल हो गया, ठीक है। और इस 100 को मैंने 4 से डिवाइड करूंगा तो 25 ही तो आएगा बेटा। आप इस 4 को 100 नीचे ले आओगे तो 100/4 25 और 25 into 3 75। सर 15 into 3 45 होता है, आपने लास्ट में 75। अरे भाई 15 3 ओके सॉरी यार क्या कर रहा हूँ मैं। एक मिनट तो 80 प्लस 45 हो जाएगा। इट विल बी अच्छा 125 न्यूटन इज द करेक्ट आंसर। तो नॉर्मल कितना आ रहा है मेरे पास 125 न्यूटन का और फोर्स कितने की रिक्वायरमेंट है 75 न्यूटन की। तो ये 75 न्यूटन तो आई होप सबको समझ में आ रहा था कि सब फोर्स तो 75 न्यूटन। अब बेटा आप दूसरा केस कह रहा है कि आप बताओ कितना फोर्स लगाएं और कितना नॉर्मल होगा जब ये ऊपर की तरफ एक्सेलरेट हो रहा होगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब देखिए बेटा यू नो न्यूटन लॉ लगाएंगे। न्यूटन लॉ क्या कहता है? F इज इक्वल टू ma। अगर मैं इसी डायग्राम को फिर से कॉपी करूं, देखो इसी बहाने आपने वेक्टर की मदद से आपने न्यूटन लॉ भी पढ़ लिया। मेरे पास ऊपर की तरफ फोर्स आया था F cos 37 और नीचे की तरफ आया था 100 sin 37। वेक्टर रिजॉल्व करने पर इधर आ गया था नॉर्मल और नीचे आ गया था मेरे पास 100 cos 37 और इधर एक और नीचे की तरफ फोर्स आ गया था क्या F sin 37। और अब क्वेश्चन बोल रहा है कि ये जो सिस्टम है ये रेस्ट पे नहीं बल्कि ऊपर की तरफ एक्सीलरेट हो रहा है कितने से 2 से, ठीक है। इसका मतलब आप जब न्यूटन लॉ लगाएंगे F नेट इज इक्वल टू ma, तो इस केस में नेट फोर्स क्या होगा? नेट फोर्स क्या होगा? ऊपर वाला फोर्स माइनस नीचे वाला फोर्स। हाँ जी यही होगा, यानी F cos 37 माइनस नीचे क्या है 100 sin 37। न्यूटन लॉ क्या बोलता है? न्यूटन सेकंड लॉ क्या बोलता है? F इक्वल टू में F क्या है? नेट फोर्स जो ऑब्जेक्ट पे लग रहा है किस डायरेक्शन में? ऊपर की तरफ। मास कितना दे रखा है बेटा? 10 किलोग्राम। तो 10 into a कितना हो गया 2। कैलकुलेट करना जरा। cos 37 कितना हो गया 4/5, ये हो गया 20 प्लस ये माइनस उधर जाएगा प्लस 100 sin 37 हो गया 3/5। 5 बन जा 5 2 जा तो 20 प्लस 60 80 into 5/4 ये आ गया F की वैल्यू। 4 1 जा 4 2 जा यानी 100 न्यूटन आ गया। अब कितना फोर्स चाहिए बेटा आपको? अगर आप चाहते ब्लॉक ऊपर की तरफ एक्सेलरेट हो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, तो हाउ मच फोर्स यू शुड अप्लाई, यानी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा 100 न्यूटन का। हाँ जी समझ में आया क्या बेटा? सर F cos 37 minus cos sin 37 सर आपस में माइनस कैसे हुए? क्योंकि अच्छा देखो बेटा ये ब्लॉक है, ये ब्लॉक ऊपर की तरफ एक्सेलरेट हो रहा है। एक फोर्स ऊपर की तरफ है और एक फोर्स नीचे की तरफ है, तो नेट फोर्स क्या होगा जल्दी बताइए मुझे। अगर आप एक तरफ एक इधर से दोनों माइनस ही तो होंगे, यस दोनों सर अपोजिट है ना। तो ये ऊपर वाला फोर्स हो गया नीचे वाला फोर्स हो गया, दोनों माइनस होंगे। यस तो ऊपर F cos 37 को माइनस कर दे मैंने 100 sin 37 से, वो नेट फोर्स हो गया। नेट फोर्स क्या हो गया ma के बराबर हो गया। ये मुझे दे रहा है, ठीक है। अगर यही चीज मान लो नीचे की तरफ एक्सेलरेट दे देता तो क्या करते? तो यहाँ पे a को जो आपने +2 लिखा उसको -2 रख देते, क्योंकि आप अब एक्सेलरेशन नीचे की तरफ अगर होता तो a की साइन जो है वो प्लस के बजाय क्या लगा देता? माइनस। नहीं मैं नेगेटिव लगा देते, तो वहां से आपका कुछ और आंसर आएगा। अच्छा अब नॉर्मल क्या होगा? नॉर्मल कैलकुलेट कर सकते हो क्या? नॉर्मल क्या होगा?
100 cos 37 यानी ये वाला cos 37 की वैल्यू कितनी 4/5 प्लस f sin 37, f कितना निकाला मैंने 100 और sin 37 कितना हो गया 3/5, तो 5 1 टाइम 20 80 140 प्लस 5 20 60 140 न्यूटन का नॉर्मल हो गया। आई होप आपको ये रिजोल्यूशन का क्वेश्चन समझ में आया। यस सर। ठीक है पक्का? यस सर। यस सर। अब इसी कंसेप्ट पे मैं आपको एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ ताकि आपका रेजोल्यूशन वाला मामला एकदम पक्का हो जाए। यस ठीक है? सर। वेक्टर रेजोल्यूशन। मम्मी दरवाजे कर दो बंद। ठीक ओके, अब आपको मैं एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ। ये ब्लॉक है बेटा और इस ब्लॉक पे इधर से लगा 100 न्यूटन। क्या चलिए अभी इसको तो एडिशन वाले मेथड से करना होगा, मैं वेज वाला प्रॉब्लम भी देता हूँ ताकि आपका रेजोल्यूशन एकदम पक्का हो जाए। ठीक है, ये दे रखा मैंने 53 डिग्री और यहाँ पे ब्लॉक रख दिया। ब्लॉक का मास में मान लेता हूँ अगेन 10 किलोग्राम और अब जो मैं फोर्स लगा रहा हूँ, अब वो फोर्स में लगा रहा हूँ इधर इधर और इसकी वैल्यू दे दी मैंने 100, कितना 100 न्यूटन। तो अब आपको बताना है कि एक्सेलरेशन कितना होगा इसका और नॉर्मल कितना होगा, इस ब्लॉक का कितना एक्सेलरेशन होगा और किस डायरेक्शन में होगा और कितना इसके सरफेस पे यानी यहाँ पे इस सरफेस पे कितना नॉर्मल लगा होगा। चलिए एफबीडी बनाइए, फोर्सेस को रिजॉल्व करिए जैसे मैंने बताया कि अलोंग द प्लेन और परपेंडिकुलर द प्लेन रिजॉल्व करिए और फिर आप देखिए किधर कितना फोर्स है उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करिए। सर यहाँ पे फोर्स आपने जो दिए सर प्लीज। हाँ अब मैंने फोर्स दे दिया तो आपको एक्सेलरेशन पूछ रहा हूँ। पिछले प्रॉब्लम में एक्सेलरेशन देके फोर्स पूछा था, अब फोर्स देके एक्सेलरेशन पूछ रहा हूँ। इक्वेशन तो वही लगेगी ना बेटा, F इक्वल टू ma वाली, F इक्वल टू ma वाला फोर्स लगेगा, इक्वेशन लगेगा। रिजॉल्व करिए सारे फोर्सेस को क्योंकि इसके बाद मैं अगला टॉपिक उठाने जा रहा हूँ। क्या इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक रहेगा मेरा से 4 से। कोशिश करो रिजॉल्व करो, मैंने आपको बताया था। अब इसमें फोर्स का डायरेक्शन उल्टा रिजॉल्व, F नेट इज इक्वल टू ma लगा दें। नेट फोर्स अगर सेम डायरेक्शन में तो अगर सेम डायरेक्शन में तो ऐड कर देना, अपोजिट होंगे तो सब्ट्रैक्ट कर देना। नेट फोर्स इज इक्वल टू ma, m दे रखा 10 किलोग्राम। ओके वेरी गुड, एक आंसर मेरे पास आ गया है, बहुत अच्छा। साइन 53 की डिग्री की वैल्यू आपको बता दूं, पता नहीं याद है कि नहीं। साइन 53 4/5 और कॉस 53 की वैल्यू होती है 3/5। वैल्यू याद होनी चाहिए। साइन 37 की डिग्री, कौन है यार ये सड़क पे बैठा हुआ है, सड़क पे बैठ के क्लास करते हो। 4/5 ये वैल्यूज याद रखिएगा। इसके बाद हम वेक्टर एडिशन और सब्ट्रैक्शन करने जा रहे हैं। कमेंट बॉक्स में अपना आंसर बता दीजिए मुझे। टेल मी योर आंसर इन द कमेंट बॉक्स, जल्दी बताएं कमेंट बॉक्स में आंसर। एबीडी बनाइए, फोर्सेस को रिजॉल्व करिए और मुझे वैल्यू बताइए। एक आंसर मेरे पास आ चुका है एक स्टूडेंट का। चलिए मैं हिंट देता हूँ आपको। वेट को तो आप रिजॉल्व कर लोगे बहुत आसानी से, mg cos थीटा और sin थीटा, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी। वेट फोर्स है, तो आपने जब इसको रिजॉल्व किया होगा
तो नीचे की तरफ वेट आया होगा, तो वेट का कंपोनेंट आपने निकाला होगा, इधर निकाला होगा mg cos, और वेट कितना mg कितना हो जाएगा 100, 10 into 10 100। तो इधर आ गया होगा, आपको मैंने ऊपर दिखाया भी था कि इस तरफ जो है परपेंडिकुलर वाला cos 37 होगा, तो 100 यानी mg, इसको f मान लेता हूँ, f mg cos 37, और नीचे की तरफ आ गया होगा क्या mg sin 30। ये तो होगा वेट रिजॉल्व हो गया, आपको आपने जो वेट था उसको रिजॉल्व करना। अब f को रिजॉल्व करना, जरा f को रिजॉल्व करना सीखो। ये f है बेटा देखना बहुत ध्यान से, एक्स्ट्रा क्लास में एक्स्ट्रा चीजें सिखा रहे हैं, देख लो, वरना 11th का कोई दोबारा पढ़ाता नहीं। अगर इसको हल्के में, ये यही सब चीजें 11th में पढ़ाई जाती हैं जो छूटी हुई है आपकी। ये f है बेटा, अगर ये थीटा है बेटा तो ये भी थीटा होगा क्या? यस सर। ठीक है, अब इसको अगर मैं रिजॉल्व करूं तो एक इधर अगर रिजॉल्व करूंगा, ये क्या बन जाएगा बेस, बेस के साथ क्या आता है कॉस, तो ये मेरा क्या बन गया f cos थीटा, और दूसरा इधर आ गया क्या f sin थीटा। f sin थीटा। रिजॉल्व हो गया? यस। ठीक है, इसका मतलब अब जो फोर्स का कंपोनेंट है वो नीचे की तरफ आया है, कितना 100 cos 37, सॉरी यार मैं 37 क्यों, ये तो 53 है, 53 cos 53। मेरे पास आंसर्स आना शुरू हो गए। तो अब इधर आ गया 100 cos 53, और ऊपर की तरफ आएगा फोर्स का कंपोनेंट। देखिए पिछले वाले में क्या था बेटा, देखिए पिछले वाले में क्या था, ऊपर और नीचे था, एक इधर था, इसमें उल्टा हो गया, इधर आ गया क्या 100 sin 53, और ऊपर की तरफ एक नॉर्मल भी होगा, ऊपर की तरफ क्या होगा एक नॉर्मल। तो आप ये देख सकते हैं कि ये दोनों फोर्सेस ऐड हो रहे हैं क्या, यानी नीचे की तरफ एक्सेलरेट हो जाएगा, नीचे की तरफ एक्सेलरेट होगा, होगा कि नहीं बेटा बोलो? यस तो सर। अगर अलोंग प्लेन की बात करूं मैं, अलोंग द प्लेन की बात करूं मैं, तो F net इज इक्वल टू ma जब लगाऊंगा तो ये दोनों फोर्सेस ऐड कर लो, 100 cos 53 प्लस mg भी 100 है, 100 sin 53 ma, यानी 10 into a। सॉल्व करके मुझे वैल्यू बताओ, cos 53 की वैल्यू कितना हो गया 3/5, और sin 53 की वैल्यू कितनी होगी 4/5, ये कितना हो गया 10a। कैंसिल करो बेटा, जल्दी बताओ कितना आ रहा है वैल्यू, ये हो गया मेरा 60 प्लस 80 इज इक्वल टू 10a, यानी a की वैल्यू आ गई मेरे पास 140/10, 14 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 14 आ रहा क्या, किसका 14 आ रहा, वेरी गुड, एक आंसर मेरे पास पहले से 14 आ रहा था, 10 आ रहा था, लोगों का गलत आ रहा था। हाँ जी 14 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आया क्या? यस ओके ठीक है। अब देखो यार ये सब क्वेश्चन आपने, अच्छा ये बताओ, यही सब क्वेश्चन तो 11th क्लास में जो आपको डराते थे यार, ये क्या हो रहा है नीचे कॉस साइन, हाँ जी कुछ आसान लग रहा है कि नहीं बताओ? यस सर। अभी भी डर लग रहा है? नो सर। हाँ जी, जिसको अभी भी डर लग रहा है फिर तो उसके लिए खतरे की घंटी बज चुकी है, आप अभी मेहनत करो। अब बेटा ये मेरे पास एक्सेलरेशन आ गया नीचे की तरफ, कितना आ गया 14 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मतलब ये ब्लॉक जो होगा एक्सेलरेट होगा 14 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से किधर, नीचे की तरफ डाउनवर्ड, डाउनवर्ड। अब नॉर्मल कितना होगा, नॉर्मल के लिए क्या करोगे, ये वाला फोर्स, ऊपर वाला फोर्स इसके बराबर कर देते, यस सर। यानी n प्लस 100 sin 53, यानी मतलब n प्लस 100 sin 53 विल बी इक्वल टू mg cos 53, यही करना होगा। चलो Yes, कैलकुलेट sir. करके मुझे बताओ कि क्या है, कैलकुलेट करके बताओ। एक स्टूडेंट कह रहा है इजी है, अगर इजी लग रहा है तो बहुत कामयाबी की बात है आपके लिए। तो अब नॉर्मल निकालना है, नॉर्मल निकालना है तो क्या होगा आंसर, इस कंपटीशन में डर 10th, हाँ बेटा ये बड़ा कंपटीशन है, डर को 10th के बाद ही छोड़ के आना था, बिल्कुल सही किया। अब नॉर्मल कैलकुलेट करते हैं, जरा नॉर्मल कैलकुलेट करूंगा मैं, तो ऊपर वाला फोर्स क्या था, ऊपर की तरफ कितना है n प्लस 100 sin 53, और नीचे कितना है mg, mg मतलब 100 cos 100 cos 50, तो n प्लस 100 माइनस यानी 4/5, 100 इंटू 3/5, ये आ गया 80। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 20 चौक 80, और ये आ गया 20 60,
तो यू आर गेटिंग नॉर्मल 60 माइनस 80 कितना आ गया माइनस। नॉर्मल कितना आ गया बेटा नॉर्मल माइनस। माइनस नॉर्मल का मतलब कोई बता सकता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ माइनस नॉर्मल? नॉर्मल का मतलब होता है कांटेक्ट फोर्स। अगर नॉर्मल 0 हो गया तो इसका मतलब है कि सरफेस का कांटेक्ट छूट चुका है। यही तो मतलब होता है बेटा। नॉर्मल क्या होता है? नॉर्मल कब मिलता है? जब आप किसी दो सरफेस को कांटेक्ट में लाते हैं। जितना ज्यादा कांटेक्ट होगा, जितना ज्यादा प्रेसिंग होगी, उतना ज्यादा क्या होगा नॉर्मल। आज जैसे जैसे कांटेक्ट छूटता रहता है नॉर्मल क्या होता है कम। और अगर नॉर्मल 0 हो गया इसका मतलब क्या है कि कांटेक्ट जो है छूट चुका है। छूट चुका है। नॉर्मल Yes, sir. अगर 0 हो गया इसका मतलब क्या हुआ? कांटेक्ट लॉस्ट। दोनों कांटेक्ट लॉस हो गया। और नॉर्मल -20 का मतलब क्या है कि आप जो ये सरफेस है, ये ब्लॉक जो है सरफेस को छोड़ चुका है, सरफेस से कांटेक्ट नहीं है, यानी ब्लॉक नॉट इन कांटेक्ट ऑफ सरफेस। ठीक है बेटा, चलो। तो आई होप आपको वेक्टर रेजोल्यूशन का ये सारा कंसेप्ट समझ में आया होगा। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, ओके। सर ब्लॉक किस सरफेस से दूर है? बेटा देखिए फिगर में तो आपको ऐसा लग रहा है कि ब्लॉक सटा हुआ है, लेकिन आप खुद सोचो ना, जब आप खींचोगे, अगर ज्यादा तेजी से खींच लोगे तो ब्लॉक सरफेस को छोड़ नहीं देगा। Yes, sir. अगर आप मान लो एक ब्लॉक रखा है और उसको ऊपर की तरफ खींच रहे तो उसका नॉर्मल कम होगा, और अगर आप दबाएंगे तो नॉर्मल ज्यादा होगा। ठीक है, यस सर। तो इसका मतलब है कि माइनस का मतलब है कि नॉर्मल जो है 0 से कम, 0 हो गया, इसका मतलब कांटेक्ट छोड़ दिया। नेगेटिव का मतलब है कि जब 0 हुआ तभी उसने कांटेक्ट छोड़ दिया। ओके ठीक है, चलिए भाई एडिशन, वेक्टर एडिशन सब्ट्रैक्शन। आप सबने ट्रायंगल लॉ पढ़ा होगा। Yes, yes, वेक्टर sir. एडिशन बिल्कुल शॉर्ट में बस रिवाइज कराऊंगा ट्रायंगल लॉ की मदद से, बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे। वेक्टर एडिशन और सब्ट्रैक्शन करेंगे हम, ट्रायंगल लॉ से रिवाइज करेंगे। ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ एक ही चीज होती है। ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ बेटा एक ही चीज होती है, अलग अलग तरीके से, मतलब चीज एक ही है, थोड़ा सा मेथड का डिफरेंस होता है। वेक्टर्स फॉलो द ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। ठीक है, कैसे होता है बेटा? अगर हमारे पास दो वेक्टर, ट्रायंगल लॉ होता है क्या? अगर मान लो दो वेक्टर दिए हुए, एक वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर मेरे पास बी दे दिया, और बोल रहा है कि बताओ इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, a प्लस बी। तो मैं जो शॉर्टकट बता रहा हूँ उसको याद रखना, डेरिवेशन नहीं करा रहा हूँ, कि जब वेक्टर को ऐड करना हो वेक्टर ट्रायंगल लॉ में, तो पहला स्टेप क्या है? हेड टू टेल ज्वाइन कर दो। कैसे ज्वाइन कर दो बेटा? Head to tail. और दूसरा स्टेप क्या है? जो थर्ड साइड होगा उसको अपोजिट वो, डायरेक्शन हाँ थर्ड साइड अपोजिट ऑर्डर में, थर्ड साइड इन अपोजिट ऑर्डर। अपोजिट ऑर्डर का मतलब अभी समझा दूंगा। इन अपोजिट ऑर्डर इज रिजल्टेंट। जो तीसरा साइड होगा अपोजिट ऑर्डर में वो क्या बनेगा? रिजल्टेंट होगा। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे देखूं रिजल्टेंट क्या होगा, ऐड करना है, तो एक वेक्टर को होल्ड किया, और आपको बताओ किसी वेक्टर को उसके पैरेलल मूव किया जा सकता है? हाँ जी, Yes, sir. क्योंकि आप वेक्टर क्या होता है? जिसका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड क्या हो, सेम हो। तो अगर मान लो ये वेक्टर है बेटा, ये वेक्टर है, ये वेक्टर है, और आप इस वेक्टर को डायरेक्शन बिना चेंज किए और लेंथ बिना चेंज किए मूव करोगे तो वेक्टर तो सेम ही है, क्योंकि डायरेक्शन भी Yes, सेम है sir. और लेंथ भी सेम है। Yes, लेकिन अगर मैं इसको रोटेट कर दूं तो अब क्या होगा? डायरेक्शन चेंज। अब वेक्टर यानी आप अगर इसको मूव करिएगा तो पैरेलल मूव कर सकते हो ताकि इसका डायरेक्शन चेंज। आप इसको टर्न नहीं कर सकते, क्योंकि जैसे ही वेक्टर का डायरेक्शन टर्न करेंगे अब वेक्टर क्या होगा? बदल गया। Yes, sir. अच्छा, आप इसके मैग्नीट्यूड को कम ज्यादा भी नहीं कर सकते, क्योंकि कम ज्यादा करेंगे तो भी वेक्टर क्या हो गया? मैग्नीट्यूड चेंज हो गया, Yes, वेक्टर बदल गया। sir. ठीक है, ओके चलिए। अब आप क्या करेंगे? इस वेक्टर बी को आपने ए को होल्ड किया, बी को आप लेके आते हैं यहाँ पे, और इसके हेड टू टेल, सॉरी गलत बना दिया, हेड टू टेल को ज्वाइन कर, हेड को टेल से ज्वाइन कर, ये हो गया बी। और इसका जो थर्ड साइड देखो, ये कैसा ऑर्डर है बेटा? क्लॉकवाइज, सॉरी ये ऐसा ऑर्डर Yes, है। sir. तो जो थर्ड साइड होगा अपोजिट ऑर्डर में, इसके अपोजिट ऑर्डर, ये अपोजिट ऑर्डर में, ये क्या देगा आपको? ये रिजल्ट देगा। Resultant. यानी इस वेक्टर का ये वाला जो वेक्टर आया है, इसका लेंथ क्या देगा आपको? मैग्नीट्यूड। और ये जो एंगल होगा यहाँ पे वो क्या देगा? डायरेक्शन। आप एक वेक्टर को दो चीजों से पहचानते हैं, उसका मैग्नीट्यूड यानी उसका लेंथ,
और उसका एंगल यानी उसका क्या डायरेक्शन। वेक्टर के पास दो ही चीज होती है, Yes, मैग्नीट्यूड sir. जो कि आप कहां से पहचानते हैं बेटा, उसके लेंथ से, और दूसरा क्या होता है डायरेक्शन जो कि कैसे पहचानते हैं आप, एंगल से। Angles. अब आप इस वेक्टर का वैल्यू कैलकुलेट कैसे करते हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। जो रिजल्टेंट वेक्टर आता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट Under root a square plus b square plus 2ab cos theta. प्लस 2ab cos थीटा, ये हो गया उसका रिजल्टेंट। और जो एंगल होता है tan बीटा वो क्या होता है, b sin थीटा। याद रखना b किसको b बोलते हैं, sin ऊपर वाला, theta. Yes. जो नीचे वो a है और ऊपर जो है b है। b sin थीटा अपॉन में आएगा a a प्लस, square a plus b cos इसको theta. बहुत ध्यान से रखना, आते हैं कुछ क्वेश्चंस की तरफ, ठीक है। ट्रायंगल लॉ आप ऐड करते हैं, ठीक है बेटा, ये रिवीजन करा रहा हूं मैं। अच्छा, अगर मैंने ये किसके लिए किया बेटा, ऐड के लिए। अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होता है, सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या होता है, चलिए आगे देखिए सब्ट्रैक्शन में। अगर हम दो वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करते हैं यानी a माइनस बी करते हैं, तो a माइनस बी करते वक्त आप क्या करते हैं, वेक्टर को कैसे ज्वाइन करते हैं, प्लस माइनस बी। तो हाँ वो तो ठीक है, आप वेक्टर्स को टेल टू टेल ज्वाइन करते हैं। कैसे, टेल टू टेल, उसके टेल टू टेल से ज्वाइन करते हैं। Yes. जैसे एडिशन में क्या ज्वाइन किया था आपने, हेड टू टेल, या फिर हेड टू हेड ज्वाइन। ऐड करते हुए हेड टू टेल, और सब्ट्रैक्ट करते हुए क्या, या तो टेल को टेल से ज्वाइन करो या तो फिर हेड को हेड से। Head. और जो थर्ड साइड होगा, थर्ड साइड टूवर्ड्स फर्स्ट वेक्टर, अभी बताता हूँ। थर्ड साइड टूवर्ड्स फर्स्ट वेक्टर, अभी समझ में आएगा। थर्ड साइड टूवर्ड्स, मतलब किराया तो 10 आने जाने का और 10 रुपए तो पास मेरे पास दीजिए। थर्ड साइड टूवर्ड्स फर्स्ट वेक्टर, पहले वेक्टर की तरफ इज योर, इज द, इज व्हाट, इज द रिजल्टेंट। रिजल्टेंट कौन सा, सब्ट्रैक्शन का रिजल्ट। एग्जांपल देखते हैं जरा, एग्जांपल क्या है, ये वेक्टर ए है एग्जांपल, एंड दिस इज माय वेक्टर बी। अब हमसे बोलना है इसको a माइनस बी करो, सब्ट्रैक्ट करो। तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए आप क्या करोगे बेटा, आप इसको टेल से जोड़ देंगे, यानी एक वेक्टर को होल्ड करेंगे, दूसरे वेक्टर को उसको टेल से ज्वाइन करेंगे। याद रखिएगा, अगर ऐड करना था तो कैसे ज्वाइन किया था, बी की तरह गौर से, आपने हेड टू टेल ज्वाइन किया था यहाँ, Head to tail. और यहाँ पे क्या हुआ, टेल टू टेल ज्वाइन करेंगे। और थर्ड साइड आ गया, उसमें क्या होगा, थर्ड साइड इन द अपोजिट डायरेक्शन। इसमें क्या होगा, थर्ड साइड टूवर्ड्स द फर्स्ट वेक्टर, यानी अगर a माइनस बी है तो एरो किधर लगाओगे तुम, a की तरफ, एक Sir. ठीक है। और यही चीज अगर मान लो तो हमने किया होता, b माइनस a किया होता तो एरो किधर हो जाएगा, B की A की तरफ। यानी रिजल्टेंट तो थर्ड साइड से मिलेगा, लेकिन उसका डायरेक्शन किधर होगा। तो अगर आप एडिशन करते थे तो अपोजिट ऑर्डर यानी अपोजिट सेंस में करते थे, और अगर सब्ट्रैक्शन Screen freeze, sir. साउंड नहीं आ रही सर, वॉइस नहीं आ रही है। अच्छा, आप एम आई ऑडिबल नाउ, यस सर, दिख रहा है ना, ठीक है। अच्छा, अब आप देखिए जरा कि तो ये एरो किधर होगा, इस तरफ बेटा। ये बहुत छोटी छोटी बातें लेकिन बहुत बड़ी बातें हैं ये, ठीक है। b माइनस ए, अच्छा ये तो हो गया मेरा डायरेक्शन। इसका वैल्यू कैसे निकालते हैं बेटा, वैल्यू कैसे निकालते हैं, r इज इक्वल टू, जब आप माइनस करते हैं तो रिजल्टेंट की वैल्यू क्या होती है, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, B जो square उसमें minus प्लस 2ab cos 2ab. थीटा था, यहाँ क्या Yes, होगा, माइनस 2ab cos थीटा। और ये जो एंगल होगा बेटा, ये एंगल होगा रिजल्ट। ये कौन से स्टूडेंट है यार, क्या नाम है इसका, कंचन, कंचन। आपको क्लास नहीं करनी है तो छोड़ के चली जाओ ना, यहाँ आप क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो, कोई पकौड़े खाने की क्लास थोड़ी है, या मैं ही रिमूव कर दूं। ये कोई तरीका नहीं है कि आप जो अपने घर वालों के साथ बैठ के बकवास करें और क्लास करें।
आपको कोई फायदा नहीं होगा, और आप जो है 100 साल पढ़ते रहेंगे तो भी वहीं खड़े रहेंगे जहां पे आज खड़े हैं, जब तक आप सीरियस नहीं होंगे। मेरी बात समझिएगा, जब आप सीरियस होंगे और ध्यान से सुनेंगे और करेंगे तो वही बड़ी चीज छोटी लगने लगी। जैसे बहुत से बच्चों को कमेंट आ रहे ना, सर ये तो आसान था, ये तो बहुत इजी था। वो कैसे आसान हो गया? क्योंकि उन्होंने उस चीज को सीरियसली किया। और अगर आप ऐसे तमाशे की तरह करोगे कि घर वालों के साथ के बैठ करो, गाड़ी बैठे हो, तो फिर आपको ना छोटा सा F=ma भी टफ लगेगा, और आप कुछ नहीं टीचर को गाली दोगे, कभी टीचर इसको गाली दोगे, कभी उसको गाली दोगे, कभी क्लास छोड़ के भागोगे, कुछ नहीं हो पाएगा। इट्स नॉट द वे। आप सीरियसली करके तो देखिए, आपको कैसे चीजें आसान लगने लगेंगी। tan बीटा बेटा, इसमें क्या फॉर्मूला आता है? उसमें क्या आता है? b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, बस याद रखिएगा, b sin थीटा अपॉन a माइनस b cos थीटा, बस याद रखिएगा, इतना ही करना है मैम। तो एडिशन में क्या करते हैं, जरा जल्दी से बता दीजिए क्या करते हैं एडिशन में? हेड टू टेल ज्वाइन करते हैं, हेड टू टेल, और थर्ड साइड अपोजिट ऑर्डर में क्या देगा? रिजल्टेंट। और फॉर्मूला क्या होता है? a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab cos थीटा, और tan बीटा का फॉर्मूला प्लस प्लस। और जब सब्ट्रैक्ट करना होगा दो वेक्टर्स को, तो आप जो टेल टू टेल ज्वाइन करो, और जो थर्ड साइड होगा पहले वेक्टर की तरफ, अगर a माइनस बी है तो a की तरफ, b माइनस है तो b की तरफ, और उसका रिजल्टेंट का फॉर्मूला ये लिखवा दिया। ठीक है, चले क्वेश्चंस की तरफ। अब देखो बेटा, हमसे कभी कभी क्वेश्चन पूछता है, आपको पता है इम्पल्स क्या होता है? इम्पल्स क्या होता है? ठीक है, अब देखो क्वेश्चन कैसे कैसे पूछते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपसे बोल रहे हैं एन ऑब्जेक्ट वाज, हाँ, चेंज इन मोमेंटम को इम्पल्स बोलते हैं, बिल्कुल सही बोला। 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ईस्ट की तरफ जा रहा था, और देन टर्न टुवर्ड्स नॉर्थ, ये नॉर्थ की तरफ टर्न हो गया। किधर बेटा? टुवर्ड्स नॉर्थ विथ सेम स्पीड के साथ। तो बताओ वेलोसिटी चेंज और स्पीड चेंज कितना होगा? बताइए क्या होगा? स्पीड में चेंज कितना हुआ, स्पीड चेंज कितना हुआ, और इसका बताओ चेंज। जब बोलते हैं चेंज मतलब क्या होता है? फाइनल माइनस इनिशियल। चेंज का मतलब क्या होगा बेटा? माइनस और वेलोसिटी चेंज। तो ये कह रहा है ईस्ट की तरफ जा रहा था और अचानक से टर्न हो गया नॉर्थ की तरफ। आपको पता होगा ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ किधर होता है? इधर ईस्ट, इधर वेस्ट, कश्मीर की तरफ नॉर्थ, और कन्याकुमारी की तरफ साउथ आ गया। तो पहले ईस्ट की तरफ जा रहा था 10 मीटर पर सेकंड से, और अचानक से टर्न हो गया किधर? नॉर्थ की तरफ सेम स्पीड से। तो स्पीड चेंज तो जीरो होगा बेटा, क्योंकि स्पीड तो सेम है। स्पीड चेंज तो क्या आ गया मेरे पास? जीरो आ गया, जीरो। अब लेकिन वेलोसिटी चेंज क्या होगा? जीरो होगा क्या? नहीं, क्योंकि सर वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटीज डायरेक्शन चेंज होने की वजह से चेंज हो जाती है। ठीक है, तो आपने इसको मान लिया v1 वेक्टर, और ये क्या मान लिया? v2 वेक्टर। इसका वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है? 10। तो आपके पास वेलोसिटी चेंज क्या होगा? v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर। ठीक है, अब मतलब आपको दो वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करना है। जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कैसे ज्वाइन करते हैं? हेड टू हेड या हेड टू हेड। तो आप क्या करो? v1 को फिक्स रखो, और v2 को लाके उसके टेल टू टेल ज्वाइन करो। ये v2 वेक्टर, और ये क्या हो गया? और फाइनल माइनस इनिशियल करना, तो ये थर्ड साइड होगा बेटा। क्या ये मेरे को, हाँ, तो अब मुझे v2 माइनस v1 करना है, तो एरो किधर होगा? v2। क्या यही चीज मेरे को v2 माइनस v1 दे रहा है? यस सर। ओके, अब आप देखो कि ये एंगल तो 45 डिग्री तुम्हें दिख रहा होगा, क्योंकि दोनों, ये भी 10 है, ये भी 10 है। तो आप जल्दी से मुझे बताओ v2 माइनस, इसमें तो पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं ना? यस सर। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? अगर मैं पूछूं कि वेलोसिटी चेंज जो है v2 माइनस v1, जिसको आप r वेक्टर बोल रहे हैं, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा बेटा? मैग्नीट्यूड का मतलब क्या हुआ? आप मैग्नीट्यूड को ऐसे शो करते हैं ना, मॉड लगा के। मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्या है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। यहाँ थीटा कितना? 90 डिग्री, 90 डिग्री। तो cos 90 क्या होता है बेटा? जीरो। cos 90 क्या हो गया? जीरो। तो हमको सिंपल अंडर रूट में क्या आ गया? v1 स्क्वायर प्लस जीरो। अब v1 v2 क्या होगा? 10 और 10 का स्क्वायर, मतलब अंडर रूट 100 प्लस 100, 200 को क्या लिख सकता हूँ? 10√2 लिख सकता हूँ। इसका मतलब वेलोसिटी चेंज का जो मैग्नीट्यूड, अरे 40 कौन आंसर देना बेटा? 40 कहाँ से आ गया?
वेलोसिटी चेंज का जो मैग्नीट्यूड होगा वो आ गया कितना 10√2। अब डायरेक्शन बताओ बेटा, डायरेक्शन क्या है? डायरेक्शन के लिए आप ये लगाओगे बीटा। यस ठीक है। सर। चलो जल्दी बताओ डायरेक्शन। तो तुम बेटा यहाँ पे cos प्लस tan से भी निकाल सकते हैं ना। आप चाहे तो cos बीटा वाला फॉर्मूला लगा लो कि cos बीटा इज इक्वल टू b sin थीटा अपॉन a माइनस b cos थीटा, उससे भी कर सकते हो, या फिर आप वो वाला फॉर्मूला लगा दो। कौन सा सर? 14 या 14 कैसे आएगा? हाँ अच्छा, √2 की वैल्यू 1.4 ना, ठीक। तो आप अगर यहां से देखिए बेटा तो tan बीटा को, क्योंकि मुझे बीटा निकालना ना, बीटा क्या देगा? डायरेक्शन। एंगल कहां से पता चलता है? डायरेक्शन। हमें जो है ये एंगल क्या देगा? डायरेक्शन। डायरेक्शन। तो आई कैन डू द tan बीटा विल बी इक्वल टू 10/10 कर दे क्या? परपेंडिकुलर अपॉन बेस 10/10 कर देंगे, परपेंडिकुलर Yes, अपॉन बेस 1 का मतलब कितना हो गया? बीटा कितना आ गया? 45 डिग्री आ गया। 45। इसका मतलब जो हमारा रिजल्टेंट है, देखो बेटा रिजल्टेंट ऐसे आ रहा है क्या? ये देखो जरा, और ये एंगल कितना है? यस 45। तो अगर मैं बोलूं वेलोसिटी चेंज का डायरेक्शन क्या? नॉर्थ वेस्ट हो गया क्या? यस सर। ओके, तो आप वेलोसिटी चेंज को कैसे बताएंगे? क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर है, आप लिखोगे ये हो गया 10√2 मीटर पर सेकंड अलोंग नॉर्थ टू ईस्ट। वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट होगा ना, ये देखिए नॉर्थ और वेस्ट के बीच में। ये मेरा रिजल्टेंट है, ये है रिजल्टेंट मेरा। ये जो येलो कलर से लिखा है सर tan बीटा वाला रिपीट। अच्छा देखिए मैंने tan बीटा लगाया बेटा, देखो tan थीटा क्या होता है? ये हो गया परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर हो गया, और ये क्या हो गया? बेस। तो आपको एंगल निकालना है, तो एंगल आप sin थीटा से भी निकाल सकते हैं, cos थीटा से भी निकाल सकते हैं, tan थीटा से भी निकाल सकते हैं। आपको रटा रटाया cos वाला फॉर्मूला, लेकिन यहाँ से तो tan से निकालना ज्यादा आसान लगा है ना। यस P/V। ठीक है, तो एंगल आपको क्या मिल गया? ठीक है, चलो ये बात समझ में आई बेटा? यस सर। याद रखो ये बहुत बहुत बार काम आएगा ये। ठीक है, थैंक यू सर। अच्छा अब आप देखो एक बार 11th क्लास में कुछ रेन वाला फॉर्मूला था ना, रेन वेलोसिटी वाला, कि एक आदमी दौड़ रहा है, बारिश हो रही है, वो वाला प्रॉब्लम उस टाइम आप लोगों को बहुत टफ लगता है। यार ये क्या? देखो कितना आसान होता है वो फॉर्मूला, तुमको मजा आ जाएगी आज। रेन वाला, रेन मैन, जिसमें आदमी दौड़ता रहता है, जिसमें आदमी क्या दौड़, याद आ रहा है क्या तुमको? यस बोलो। सर पढ़ा। यस अब देखो, सर। उसमें आपको लगता है उस टाइम जब आप शुरू में 11th क्लास में पढ़ते हो, भाई यार ये क्या बकवास हो रही है ना, आदमी इधर छतरी उधर, पता नहीं क्या। अब देखो रिलेटिव वेलोसिटी क्या होता है बेटा? रिलेटिव वेलोसिटी होता है v2 माइनस v1। यही होता है क्या? यस सर। यस सर। जैसे अगर बोले कि ऑब्जेक्ट 1 है, ये आ रहा है v1 स्पीड से आगे जा रहा है, और ये जा रहा है v2 स्पीड से। अगर मैं बोलूं कि व्हाट इज द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2, आप क्या लिखते हैं? v1 माइनस v1 माइनस v2, यानी 1 की स्पीड 2 के रिस्पेक्ट। ठीक है, जब आपने बोला कि व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, वेलोसिटी ऑफ रेन यानी आदमी के लिए रेन क्या होगा? रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, तो आप इसको लिखते हैं शॉर्ट में VRM, यानी रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। इसको क्या VR माइनस m, VR माइनस VM। vm VR माइनस VM। तो आप देखो इसका मतलब अगर हमें जब भी रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी हो, रिलेटिव वेलोसिटी का मतलब किसी एक ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी दूसरे ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में। यस ठीक है, तो आपको करना क्या? सिंपली दो वेक्टर्स को माइनस करना है। क्या करना है? दो वेक्टर्स को और क्या माइनस। दो वेक्टर को माइनस करना बहुत मुश्किल काम है क्या? नो सर। अबे हलवा। चलो देखो करते हैं। तो इसका मतलब जब भी आपको रिलेटिव वेलोसिटी निकालना है तो सर कुछ नहीं करना होता, सिर्फ दो वेलोसिटीज को माइनस करना होता है, और माइनस करने का तरीका हमको आता है बहुत अच्छे से। यस सर। ठीक है, चलो देखिए क्वेश्चन पे। यस अब मान लो क्वेश्चन ये दे रहा है कि रेन जो हो रहा है वो वर्टिकली हो रही है, रेन जो है वर्टिकल हो रही है, कितने से? मान लो 3 मीटर पर सेकंड से, और आदमी जो है बौला गया है और दौड़ रहा है। बारिश देखा, आप खड़े थे पकौड़े खा रहे थे, बारिश होने लगी आप भागने लगे। मैं तो नहीं भागता, आप लोग पता नहीं भागते नहीं, मैं रन करने लगा। आदमी कितने को दौड़ने लगा? 4 मीटर पर सेकंड से। अब क्वेश्चन ये है
कि अगर आप खड़े होके देख रहे थे तो बारिश कैसे हो रही थी बेटा, बिल्कुल सीधे सीधे। वर्टिकल, यस। Vertical. अब आप जब भागने लगे, आप डरपोक हैं और बारिश से आप डर गए और भागने लगे, ठीक है, तो दौड़ते हुए आपको रेन का क्या डायरेक्शन है? तो आप बोलेंगे वेलोसिटी ऑफ रेन फॉर मैन। ये जो आदमी, जो डरपोक आदमी दौड़ना शुरू कर दिया, उसके लिए, उसके रेस्पेक्ट में, मैन के रेस्पेक्ट में रेन की क्या वेलोसिटी होगी, मतलब क्या उसका मैग्नीट्यूड होगा और क्या उसका डायरेक्शन। तो क्या क्वेश्चन हमसे यही पूछ रहा है? इसको मैं वीआर बोल दूं और इसको मैं वीएम बोल दूं। क्या क्वेश्चन हमसे वीआरएम पूछ रहा है क्या? बोलो। Yes, sir. और वीआरएम कैसे निकालते हैं? VR minus VM. अच्छा, और दो वेक्टर को जब माइनस करते हैं तो क्या करते हैं? उसकी पूंछ से पूंछ जोड़ देते हैं क्या, टेल से टेल को? Yes, sir. चलो अब देखो, एक क्वेश्चन कराता हूं, बाकी तुम करोगे। ये रहा वेलोसिटी ऑफ रेन। कहां से? जब आप खड़े होकर ग्राउंड से देख रहे हैं तो आपको रेन बिल्कुल सीधा सीधा दिखा, और आदमी जो है जब देखा उसने बारिश होने लगी तो वो आदमी क्या हॉरिजॉन्टली दौड़ेगा कि वर्टिकली दौड़ेगा? Yes. अच्छा अच्छा, चलिए, मुझे बहुत शुक्रिया आपका बताने का। मुझे लगा आप लोग बोलेंगे सर आदमी वर्टिकली दौड़ना शुरू कर देगा। No, ठीक है, sir. पता चला कोई स्टूडेंट पूछने लगा सर क्वेश्चन में तो दिया नहीं था आदमी कैसे दौड़ रहा है। हमें आदमी जमीन पे ही दौड़ेगा ना, ऊपर थोड़ी दौड़ेगा। तो Yes, आदमी तो sir. ऐसे दौड़ने लगा। ये मैंने बना दिया वेलोसिटी ऑफ मैन। चलो थोड़ा सा ड्राइंग बना रहे हैं, आर्ट्स की क्लास कर। ये रहा मेरा सुंदर सा आदमी, ये डांस कर रहा है ना, और इधर से क्या हो रही है, अचानक से बारिश होना शुरू हुई और ये लगा भागने, यू। कैसे, ये कहाँ भाग रहा है? ये तो बैठ गया। ये तो, इसको तो भगा नहीं, बैठ गया। ये तो कैसे भगाए? चलो यार, भाग रहा है बस, समझो ना, बिल्कुल बस भागना शुरू कर दिया। ठीक है Yes, sir. सर, वो तो हार में। ठीक है, चलो जल्दी बताओ क्या होगा आज। इस भागते हुए आदमी को बारिश कैसे होगी? Sir, opposite. आप नहीं, आप वीआरएम है, मुझे वैल्यू बताइए कि कितनी स्पीड से दिखेगी, कितने डायरेक्शन में दिखेगी। तो आपको मैं एक क्वेश्चन, तो आपको करना है वी आर माइनस वी एम, मतलब आप इसको टेल टू टेल ज्वाइन करें। ये रहा वी आर, ये रहा। अब देखो चैप्टर में कौन सा पढ़ा रहा हूँ, वेक्टर पढ़ा रहा हूँ कि काइनेमेटिक्स पढ़ा रहा हूँ कि प्रोजेक्टाइल वेक्टर। और आप क्वेश्चंस कहाँ करा रहा हूँ, एक बार लॉज ऑफ मोशन के क्वेश्चन करा रहा हूँ, एक बार काइनेमेटिक्स से क्वेश्चन करा रहा हूँ। तो आपको समझ में आ रहा है, वेक्टर बेटा अपने आप में कोई चैप्टर नहीं है, वेक्टर का एप्लीकेशन होता है। Yes, sir. ठीक है, Yes. तो अब आपने देखा कि वीआरएम का मतलब क्या होगा, पहले इसकी तरफ जो उसका ये होगा वीआरएम क्या, यानी इस आदमी को, दौड़ते हुए आदमी को बारिश ऐसे दिखेगी। ठीक है, जब खड़ा होकर देख रहा था तो बारिश ऐसे दिख रही थी। क्वेश्चन समझ में आ रहा, फील कर पा रहे हो? नहीं तो जब आप स्टैंडिंग पोजीशन पे देख रहे हैं तो आपको ये दिख रहा है, और जब आप इसको दौड़ते हुए देखने लगे तो बारिश आपको अब सीधे नहीं दिखेगी, कैसे दिखेगी? इंक्लाइन दिखेगी, तिरछी दिखेगी। तो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, बताओ कितने एंगल पे दिखेगा ये, और ये कितना मैग्नीट्यूड होगा? यार बहुत आसान है। थीटा कितना है? 90। थीटा कितना हो गया? 45. 90। ठीक है, अब बता दो ये क्या हाइपोटेन्यूज हो गया? Yes, लगा sir. दो फॉर्मूला। ये वीआरएम क्या होगा? रिजल्टेंट मेरा क्या होगा? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट वी आर स्क्वायर प्लस वी एम स्क्वायर माइनस 2 वी आर वी एम कॉस 90 स्वाहा, खत्म। अंडर रूट कितना? 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 9 25, 25 का अंडर रूट 5। इसका मतलब आदमी जब दौड़ के देखेगा तो उसको बारिश कितनी स्पीड से दिखेगी? 5 meters. बढ़ गई क्या? स्पीड बढ़ गई ना? Yes, sir. आपने फील किया जब आप दौड़ते हुए फील करते तो बारिश ज्यादा तेजी से स्ट्राइक करता है माथे पर। Yes, sir. फील किया है क्या? अगर आप कभी बाइक या स्कूटी चलाओ और अगर बारिश होने लगती है तो आप फील करते हो कि बारिश अब आंख पे या हाथ पे ज्यादा तेजी से स्ट्राइक करता है। उसका लॉजिक समझ में आ रहा है क्या? Yes, sir. क्योंकि अब आपको स्पीड बढ़ के फील हो रही है ना। तो आप नेक्स्ट टाइम जब बारिश देखिएगा, दौड़िएगा, तो आप पहले इस वेक्टर को ध्यान में लाइएगा।
अच्छा एंगल क्या होगा बेटा, एंगल को हम कैसे निकाल सकते हैं, वी आर कितना है 3 और वी एम कितना है 4। क्या इसमें कॉस लगाऊं या 10 लगा दूं? 10 ये देखो, इसको देखो, एक एक क्या कह रही है कि सर हमें इसका आइडिया, हम तो कभी डर के भागते नहीं। हाँ हाँ देखो इनको हम तो कभी डर के भागे नहीं। बाइक तो चलाया होगा बारिश में, स्कूटी या नहीं चलाया? tan बीटा, तो tan बीटा बेटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो अगर ये tan बीटा है तो ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर, और ये क्या हो गया, बेस। मेरे पास tan बीटा क्या हो गया, 3/4। 3/4 कितना होता है, tan कितने पे होता है 3/4? अब सन्नाटा आ गया, 37 डिग्री। कितना? यस सर 37 डिग्री आएगा। कितना बेटा? 37 डिग्री। इसका मतलब आदमी को जब वो खड़े होके देखेगा तो रेन वर्टिकल दिखेगा, जब वो भागते हुए देखेगा तो रेन वर्टिकल नहीं इंक्लाइंड दिखेगा। और कितने एंगल पे दिखेगा, 37 डिग्री फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल। तो आंसर क्या दिखेंगे आप, रेन फॉर रनिंग मैन, रेन फॉर मैन, मैन के लिए जो रेन होगा वो क्या होगा, 5 मीटर पर सेकंड। यानी आदमी को, ये जो डरपोक आदमी है जो भागना शुरू कर दिया, भाग भाग भाग, इसको ये बारिश ऐसे दिख रही है। और कितने एंगल पे दिख रही है बेटा, ये 37। अरे 47 कहाँ से आ गया, 37 ना, 37। तो कितना होगा 37 डिग्री फ्रॉम वेयर, हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल। वाओ, ये कर लिया मैंने क्वेश्चन सॉल्व वेक्टर सब्ट्रैक्शन पे। 2 क्वेश्चन हो गए वेक्टर सब्ट्रैक्शन पे, ठीक है? यस सर यस सर ओके, तो इसी बहाने से हमने रेन मैन प्रॉब्लम भी कर लिया क्या? यस सर सर आगे बढ़े, यस क्लियर सर मिल जाएगी, ठीक है। अच्छा अब चलो देखो तुम जरा, अगर मैं आपसे ये बोलूं कि एक वेक्टर ये है बेटा, ये है, और दूसरा वेक्टर है ये, और इन दोनों का रिजल्टेंट जो है परपेंडिकुलर टू ए। मतलब क्वेश्चन ये है कि रिजल्टेंट ऑफ ए एंड बी, ये वेक्टर ए और बी, रिजल्टेंट ऑफ ए एंड बी इज परपेंडिकुलर टू ए, एक कंडीशन दी है। और दूसरा कह रहा है कि ए का जो मैग्नीट्यूड है वो बी के बराबर है। क्वेश्चन समझ में आ रहा है क्या? रिजल्टेंट ए और बी का क्या हो गया, ए के परपेंडिकुलर, और ए और बी का जो मैग्नीट्यूड है वो बराबर है। तो क्वेश्चन आपसे ये बोल रहा है, बहुत शॉर्टकट बताऊंगा, फाइंड एंगल बिटवीन ए एंड बी। तो ए और बीच का एंगल क्या है? ओके, यस सर अब देखो बेटा, इसमें मैं एक शॉर्टकट बताने लगा। यस सर, बी वेक्टर बी को सप्ली सर रिजोल्व हाँ, अब करना रहता है। यस अब इसका क्या कह रहे हैं आप? सर, वेक्टर बी को स्प्लिट कर देंगे सर पैरेलली। और सर हाँ बिल्कुल सही। तो इसका मतलब बेटा कह रहा है कि रिजल्टेंट जो आया है वो परपेंडिकुलर टू ए आ गया। इसका मतलब क्या होगा कि अगर आप ए को देखो तो इधर है, अगर आप इस एंगल को मान लो, अगर मैं अल्फा, इस एंगल को क्या मान लो, अल्फा, और ये अल्फा, तो इस बी को तुम रिजॉल्व कर सकते हो क्या? यस सर, इधर क्या आ गया, बी कॉस अल्फा, कॉस और इधर क्या आ गया, बी साइन देखो जो बेस बनता है बेस के साथ कॉस। तो अब आप देखोगे तो इधर मेरे पास आ रहा है क्या, बी साइन अल्फा और ये आ रहा है क्या, बी कॉस अल्फा। इधर क्या है, ए। अब बेटा रिजल्टेंट ऊपर की तरफ आ रहा है, रिजल्टेंट किधर आ रहा है, ऊपर की तरफ। इसका मतलब क्या है कि ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर दिए क्या, अभी तो वेक्टर ऊपर आएगा। नहीं समझ में आ रही बात, ये समझ में आ गई? यस सर आ गया आ गई बात समझ में? ऐसा करो, इसको तुम लिख दो, ए को तुम इसको कर दो b/2, तब हो जाता है, ठीक है। ए का मैग्नीट्यूड जो बी क्या आता है, आपने क्या किया, ये रिजल्ट क्वेश्चन कह रहा था कि रिजल्टेंट जो है वो ए और बी का
करना है, और ए का मैग्नीट्यूड बी के आधा है। तो आपने कहा अच्छा ये है, तो आपने देखा अच्छा रिजल्टेंट अगर परपेंडिकुलर टू ए आ रहा है, मतलब ऊपर की तरफ आ रहा है, तो मैंने बी को जब रिजॉल्व किया, अगर रिजल्टेंट ऊपर की तरफ है, इसका मतलब कोई भी कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नहीं होगा। बोलो यस सर। क्योंकि जब रिजल्टेंट ऊपर की तरफ आ गया, इसका मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के सारे कंपोनेंट खत्म हो चुके हैं। यस सर। देखिए रिजल्टेंट इस तरफ आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि इधर के सारे वेक्टर्स कैंसिल हो गए, तभी तो बचेगा इधर यस का। सर। यस इसका सर। मतलब इधर वाले ने इधर वाले को कैंसिल कर दिया। अब आप देखो जरा, तो मैं बहुत सिंपली से लिख सकता हूँ बी साइन अल्फा जो होगा ए के बराबर आ गया, और ए की वैल्यू क्या दे रखी बेटा, b/2। ए की वैल्यू क्या दे रखी, तो मैं लिख सकता हूँ बी से बी कैंसिल, साइन अल्फा कितना आ गया 1/2, कितना एंगल आ गया 30 डिग्री। इसका मतलब टोटल ए और बी के बीच का एंगल कितना हो गया 90 + 30 120 डिग्री आ गया। नहीं अल्फा देखो पहले 90 तो था ही, इसका मतलब टोटल एंगल बिटवीन ए एंड बी कितना आ गया 90 + 30 आ गया। ओके वेरी गुड, बहुत अच्छा। 90 + 93 + 20 120 डिग्री आ जाएगा। 120 डिग्री इज द आंसर। ठीक है 120 डिग्री विल बी द आंसर। अब एक क्वेश्चन और करते हैं एडिशन पे, समझ में आया बेटा क्या ये ऐसे क्वेश्चन। हाँ बताइए। यस सर। b sin alpha is equal to yes सर, कैसे आया? अच्छा बी साइन अल्फा एक ऐसा है, आपको क्या दिया बता कि रिजल्टेंट जो है, मतलब बहुत बहुत हिंदी में समझा रहा हूँ, रिजल्टेंट ए और बी का परपेंडिकुलर टू ए है, यानी ए अगर हॉरिजॉन्टल है तो रिजल्टेंट किधर होगा, पर वर्टिकल हो गया क्या। यस सर। ये तो आप छोटे से बॉक्स में मुझे देख पा रहे हैं क्या, अगर ये हॉरिजॉन्टल है तो बी इधर हो गया, इसका मतलब ए और बी जोड़ने के बाद सब कुछ हटाने के बाद जो सारा रिजल्टेंट आ रहा है वो ऊपर की तरफ आ रहा yes है ना, मतलब कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के सारे कंपोनेंट्स कैंसिल हो चुके हैं। yes sir ठीक है, इट मींस ए जो है वो बी साइन अल्फा से कैंसिल हो रहा है, ए जो है वो बी साइन अल्फा से क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है, तभी तो रिजल्टेंट ऊपर की तरफ आएगा। yes sir ठीक है, तो इसीलिए मैंने लिख दिया कि बी साइन अल्फा ए के बराबर होगा, क्योंकि रिजल्टेंट ए के परपेंडिकुलर दे रखा है ऊपर। yes sir ठीक है, तो वहां से मुझे अल्फा कितना मिल गया 30 डिग्री, फिर उसके बाद हमें 120 डिग्री आंसर। yes sir ठीक है, चलिए तो वेक्टर एडिशन सब्ट्रैक्शन और हमने आज वेक्टर रेजोल्यूशन कर लिया। ठीक है, अब आपको ये जितना मैंने कराया एक बार में पूरा रिवीजन, अगली क्लास में अगर हम आएंगे तो हम वेक्टर प्रोडक्ट करेंगे और मैं सीधे कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा आपको वेक्टर के, yes sir एग्जाम में। और याद रखिए मैं डायरेक्ट क्वेश्चन वेक्टर पे नहीं कराऊंगा, किसी चैप्टर के क्वेश्चन उठाऊंगा जो वेक्टर पे बेस्ड है, जैसे आपको ये वाला रेन मैन वाला वेक्टर पे बेस्ड है ना, और उसके बाद ये वाला प्रॉब्लम वेक्टर पे बेस्ड है, आपने देखा होगा। फिर उसके बाद आपने देखा कि ये वाला प्रॉब्लम ये मैकेनिक्स में हम लोग सॉल्व करते थे। ठीक, चलिए तो आई थिंक सर आपने कल की क्लास में कुछ क्वेश्चंस दिए थे सर, उसमें डाउट था। ओके बताइए क्या डाउट था, क्वेश्चन जो दिया था। सर कल आपने क्वेश्चन सर 3 हाँ क्वेश्चन दिए थे। हाँ ठीक है, तो अभी तो टाइम हो गया है, कैसे इसको रिजॉल्व करेंगे सर नेक्स्ट क्लास में। हाँ नेक्स्ट क्लास में हम बिल्कुल शुरू में पहले डाउट को देखेंगे ना। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। सर अब tan बीटा वाला सॉरी आपकी आवाज नहीं आ रही। बीटा का फार्मूला tan बीटा का tan बीटा का फॉर्मूला कहाँ पे, tan बीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है सिंपली। यस सर इसका यूज होता है। नहीं आप देखिए यहाँ पे जो आपने एंगल निकाला है ना, यहाँ पे आप देखिए कोई भी अगर एक राइट ट्रायंगल दिया हुआ है तो उस राइट ट्रायंगल में आप एंगल किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से निकाल सकते हैं, साइन थीटा से भी निकाल सकते हैं, कॉस से भी निकाल सकते हैं, टेन से भी निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे अगर ये बीटा है और ये क्या है परपेंडिकुलर और ये बेस, तो जाहिर सी बात है आपको सबसे लॉजिकल क्या चीज लग रही है, tan बीटा लगा दिया मैंने परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब अगर मान लो हाइपोटेन्यूज दिया होता और बेस दिया होता, तो बेस और हाइपोटेन्यूज दिया है तो वहां पे लॉजिकल क्या है, कॉस यूज कर लो। कॉस
अगर मान लो तुम्हें परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज दिया है, तो वहां सबसे Sin. लॉजिकल क्या होगा, साइन यूज कर लो। तो ये तो आपके सिचुएशन पे डिपेंड करेगा ना। अब आपको तीनों चीज दी है, पी भी दिया है, बेस भी दिया है, हाइपोटेन्यूज भी दिया है, तो आप कुछ भी यूज करो, आपकी मर्जी। लेकिन आप जो फॉर्मूला डिराइव करते हो यहाँ पे, वो आप डिराइव करते हो किसके लिए, tan बीटा और 10 के लिए। b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। अब यहाँ पे थीटा बेटा मेरे पास 90 था, तो cos 90 0 हो गया, इसलिए सीधा वो p बाई बन जाता है। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। Good evening, sir. गुड इवनिंग, वेरी गुड ऑल। Thank you, sir. Thank you, sir. वेलकम। Thank you, sir. ओके, ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। Yes, sir. Bye, sir.